हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। इस वीडियो में हम HSSC CET प्रैक्टिस सेट 4 पर कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट हमने हमारे चैनल पर जो है एक्सप्लेन किए हुए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम का लेवल और अपनी तैयारी दोनों ही पता लगने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले हमारे पास हरियाणा जीके की क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, कुरुओं के नाम पर किस शहर का नाम रखा गया था? तो कुरुओं के नाम पर कुरुक्षेत्र शहर का नाम रखा गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोहाना का प्राचीन नाम था, तो गोहाना का प्राचीन नाम था गोकंठ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, गोकंठ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य सोनत्रात ने किस अभिलेखों का वर्णन किया था? तो आचार्य सोनत्रात ने जो जिन अभिलेखों का वर्णन किया था वो थे तोसाम अभिलेख। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख ने हरियाणा को स्वर्ग बताया है? तो हरियाणा को स्वर्ग बताया है दिल्ली अभिलेख ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दिल्ली अभिलेख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज, लाल रंग का चावल किस शहर में उगाया जाता है? तो सिरसा के अंदर उगाया जाता है लाल रंग का चावल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हांसी के दुर्ग का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? तो ये करवाया था चौहान राजाओं ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेहवा में विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो पेहवा में विष्णु मंदिर की स्थापना की थी देवराज ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, देवराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब महमूद गजनी ने हरियाणा पर आक्रमण किया तो उस समय हरियाणा राज्य में किसका शासन था? तो उस समय हरियाणा में तोमर वंश का शासन था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तोमर वंश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा में सबसे पहले सैनिक चौकियां किस सुल्तान ने बनवाई थी? तो हरियाणा में सबसे पहले सैनिक चौकियां कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा राज्य के किस जिले में स्थित है? तो हरियाणा राज्य के कैथल जिले में रजिया सुल्तान का मकबरा स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कैथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म सिंचाई पायलट परियोजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी सितंबर 2016 में। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपोषण फल केंद्र स्थित है? तो उपोषण फल केंद्र स्थित है कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन सी इज राइट। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज, गोवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम 2015 के तहत अपराध होने पर अधिकतम कारावास कितना है? तो ये है 10 साल। ठीक है, तो गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम 2015 के तहत अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध होता है तो उसको 10 साल का अधिकतम कारावास देने का प्रावधान है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय स्थित है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संगठन नहीं, गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है भारत में। और भारत में कहाँ पर है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, तो गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में भ्रष्ट कर्मचारियों की शिकायत दर्ज करवाने व उनके बारे में सूचना देने हेतु डैश टोल फ्री नंबर है? तो ऐसे कर्मचारी जो कि भ्रष्ट है और उनकी शिकायत देने से संबंधित सरकार द्वारा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और ये नंबर है 1064। ऑप्शन ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 प्रेरित आदर्श ग्राम योजना के तहत कितने गांव का चयन किया गया है? तो ये किया गया है 100 गांव का। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट ग्रिड योजना संबंधित है? तो स्मार्ट ग्रिड योजना संबंधित है बिजली से। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो प्रदेश में कुल 9 राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा खेतानाथ राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो ये है नारनौल में। बाबा खेतानाथ राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए कहाँ वन स्टॉप सेंटर सखी की स्थापना की गई है? तो वन स्टॉप सेंटर जो स्थापित किया गया है ये किया गया करनाल के अंदर। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गले के आभूषण है? तो गले के आभूषण है जंजीरा। ऑप्शन डी इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध लोकप्रिय सांग गीत है, तो प्रसिद्ध लोकप्रिय सांग गीत है पूरन भगत, शाही लकड़हारा, रूप बसंत। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसायन उद्योग स्थित है, तो रसायन उद्योग स्थित है करनाल में, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हरियाणा की भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, तो हरियाणा की भूमि को 3 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन बी इज राइट। ओके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। प्रदेश में कुल कितनी प्रमुख नदियां बहती है, तो प्रदेश के अंदर कुल 8 प्रमुख नदियां बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से कौन सी कीट जनित बीमारी नहीं है, तो कीट जनित बीमारी नहीं है बेरी बेरी, विटामिन की कमी से होती है बेरी बेरी, सो ये कीट से नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, तो सबसे ऊंची चोटी है गोडविन आस्टिन, गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित लोहा और इस्पात संयंत्रों में कौन सा ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया गया था दुर्गापुर, जो दुर्गापुर में जो लोहा और इस्पात संयंत्र है तो ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन निकट दृष्टि रोग का कारण है, तो निकट दृष्टि रोग का कारण है नेत्र गोलक के बढ़ने का के वजह से, ठीक है, तो नेत्र का जो गोलक है उसका साइज बढ़ने की वजह से निकट दृष्टि रोग जो है हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संविधान में लोक हितकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किसमें वर्णित है, तो ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, ठीक है, तो इसमें बताया गया है लोक हितकारी राज्य की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत के संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्न में से किस देश से ली गई है, तो सरकार की जो संसदीय प्रणाली है वो ली गई है ब्रिटेन या यूके यूनाइटेड किंगडम से, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विश्व का प्रमुख जहाज निर्माता देश कौन सा है, तो प्रमुख जहाज निर्माता देश है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे गहरी झील है बेकाल झील, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी, तो बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति गया में की थी, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडवों का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक केंद्र निम्न में से कौन था, तो पांडवों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था मदुरई, ऑप्शन बी इज राइट। ओके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। सो क्वेश्चन नंबर 37 इस गर्मी के दिनों में धूल से भरे हुए तूफान क्षेत्र के तापमान को किस तरह प्रभावित करते हैं, तो ये तापमान को जो है घटा देते हैं, तो धूल भरे जो तूफान आते हैं गर्मी के दिनों में वो तापमान को थोड़ा बहुत यहाँ पर कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस तथा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मध्य समझौता कहाँ हुआ था, तो कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था लखनऊ में, ठीक है, सो ऑप्शन बी इज राइट। लखनऊ समझौते में जो है इन दोनों के बीच में जो है समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टीके या वैक्सीनेशन की खोज किसने की थी, तो वैक्सीनेशन की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन बी इज राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कपड़े के कारखानों में काम करने वाले जैसे कारपेट बुनकर निम्न में से किस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं अस्थमा और क्षय रोग, ठीक है, तो कपड़े के कारखानों में जो धूल वगैरह है जो कि कपड़ों की प्रोसेसिंग से निकलती है तो वो सांस के अंदर चली जाती है और हमारी जो हमारी वेन्स होती हैं तो वहाँ पर वो यहाँ पर जमा होने लगती है, जिससे अस्थमा और क्षय रोग की जो बीमारी है वो कर्मचारियों को हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव पर भारतीय रिसर्च स्टेशन का नाम है, तो उत्तरी ध्रुव पर भारतीय रिसर्च स्टेशन का नाम है दक्षिणी गंगोत्री, ऑप्शन ई इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो हमारे ऑप्शन है पानीपत का युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529 और चंदेरी का युद्ध 1530। तो जो सही ऑप्शन नहीं है या सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन डी, ठीक है, बाकी ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है, तो सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम है क्रांतिकारी साम्यवादी दल, ऑप्शन बी इज राइट। ओके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। सो क्वेश्चन नंबर 44 इस निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन है हमारे
देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। नेक्स्ट, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। और नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है ऑप्शन सी, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। बाकी तीनों ही जो है मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। तो ये है अनुच्छेद 100 में, ठीक है। तो अनुच्छेद 100 अनुबंधित करता है, उपबंधित करता है कि अगर मत बराबर हो जाए, यानी कि वोटिंग दो कैंडिडेट की इक्वल हो जाए, इक्वल वोट मिले, तो उस समय लोकसभा का जो अध्यक्ष है उनका मत यहाँ पर निर्णायक भूमिका अदा करेगा। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन की अगर हम बात करें तो यह है साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मृदा से संबंधित है? तो मृदा से संबंधित है मिट्टी, ऑप्शन ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बासमती चावल के दानों को पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। तो बासमती चावल में अमाइलेज का बहुमूल्य होता है, अमाइलेज बहुत मात्रा में होता है, जिससे चावल के दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा मिश्र धातु है। तो कांसा मिश्र धातु है किस किस की? तांबा और टिन की। तो तांबा और टिन को मिलाकर कांसा प्राप्त किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है? तो ये किया है ब्राजील ने, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमन में संचालित ऑपरेशन स्टॉर्म ऑफ रिजॉल्व में निम्न में से कौन से देश ने भाग नहीं लिया है? तो ये नहीं लिया है भाग ओमान ने, ठीक है। ये एक ऑपरेशन है जो कि यमन में संचालित है, स्टॉर्म ऑफ रिजॉल्व, जिसमें ओमान देश ने भाग नहीं लिया है। इसके अलावा कतर, कुवैत और बहरीन जो है इसके पार्टिसिपेंट रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनो प्लग संबंधित है। तो नैनो प्लग संबंधित है एक छोटे सुनने के यंत्र से, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है। तो ये हिस्सा है भारत निर्माण का, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज के छिलके प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। तो क्योंकि प्याज में सल्फोनिक अम्ल होता है जिसकी वजह से प्याज के छिलके उतारने पर हमें आंसू आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक है ताड़ के वृक्ष के पहले चीता, ऑप्शन सी इज राइट। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, इस निम्न में से किस ग्रामीण बैंक का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया है वर्धा ग्रामीण बैंक, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मर्चेंट बैंकिंग एक ऐसी संस्था है जो कि वित्त प्रदान करती है। तो ये वित्त प्रदान करती है देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु, देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु वित्त प्रदान किया जाता है मर्चेंट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंक बचत खातों हेतु ब्याज की दर निर्धारित की जाती है। तो ये बैंक की जो दर है वो निर्धारित की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पदच्युत करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो ये प्रारंभ होती है संसद के किसी भी सदन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंक रेट निर्धारित की जाती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट निर्धारित की जाती है, इनकम टैक्स रेट जो है वो निर्धारित नहीं की जाती। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, देखते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। सो हमारा 61 क्वेश्चन है 35:77 प्रोपोर्शनल टू 143 विच नंबर। तो हमें यहाँ पर बताना है कि इन नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है और नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा होगा। तो जैसे ही हम 35 देखते हैं तो 35 होता है हमारा 5:7, ठीक है। उसके बाद अगर हम 77 देखते हैं तो ये होगा 7 × 11। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो कंजक्टिव प्राइम नंबर्स, ठीक है, दो कंजक्टिव प्राइम नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास गिवन जो डिजिट है वो यहाँ पर आता है। अब 7:11 के बाद क्या होगा? 11:13,
11:13 करते तो हमारे पास 143 आएगा, और नेक्स्ट नंबर में हमें क्या करना पड़ेगा, 13 नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा 17। तो 13 की 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 और 5, 17 एकम 17 और 5 22, तो 221 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, उत्पादन व्यर्थ तुलना विच लेटर। तो जैसे उत्पादन और व्यर्थ एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक तो हम किसी चीज को उत्पादित करते हैं और एक हम उस चीज को व्यर्थ जो है जाने देते हैं। तो इसी तरीके से तुलना और नेक्स्ट इसके अपोजिट नंबर क्या होगा, तो तुलना और मिलाप। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, तो दोनों ही जो नंबर है वो एक दूसरे के अपोजिट है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, तो यहाँ पर हमें विषम शब्द अक्षर या संख्या को चुनना है जो इन सभी में विषम है। सो हमारे लेटर है डैक, क्वेरी होगा, स्टर्न और बो। तो अगर हम बात करें डैक, स्टर्न और बो, ये तीनों ही जो है जो जहाज होता है उसके पार्ट होते हैं, और क्वेरी उसका पार्ट नहीं है। सो क्वेरी यहाँ पर जो है विषम हो जाएगा, इन सभी से मैच नहीं करेगा। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेफड़ा, दिल, कान और वृक्क। तो अगर हम बात करते हैं हार्ट की, तो फेफड़े हमारे 2 होते हैं, कान भी 2 होते हैं, किडनी भी 2 होती है। सो जो दिल है वो एक सिंगल होता है, यानी कि पेयर में नहीं होता, तो ये सब में अपोजिट हो जाएगा, सॉरी ये ओड हो जाएगा। सो राइट आंसर होगा दिल। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। सो क्वेश्चन नंबर 65 में दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम में रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो एक सीरीज बन रही है यहाँ पर ABCD, देन BCAD, देन CABD, ठीक है, और देन क्या होगा ABC। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या चुनिए। तो यहाँ पर हमें गलत संख्या जो है चूज करनी है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं 5 से 13 अपोजिट रिवर्स ऑर्डर में, तो 5 से 13 कैसे आएगा, 5 2 जा 10 प्लस 3, तो ये होगा 13, और देन 13 से 26 आएगा, 13 2 जा 26, ठीक है। देन 26 से 55 कैसे आएगा, 26 2 जा 52, 52 प्लस 3 इज 55। ओके, नेक्स्ट होगा 55 मल्टीप्लाई 2। तो 55 मल्टीप्लाई यानी कि एक बार 2 मल्टीप्लाई करना है, एक बार मल्टीप्लाई 2 करके 3 ऐड करना है, यानी कि 55 मल्टीप्लाई 2 इज 110 यहाँ पर आना चाहिए, बट यहाँ पर 69 दिया हुआ है। सो गलत संख्या यहाँ पर ऑप्शन ए है 69। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, 5, 2, 24, 17, 14, 48, 41 एंड विच नंबर इज हेयर। सो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, सो अगर हम फर्स्ट लाइन में देखते हैं 12, 5 और 2 में, तो 12 में से अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 5, ठीक है, 5 आएगा, और 5 में से अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 2। नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं 24, 24 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 17 आएगा, और 17 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 14, यानी कि एक बार हमें 7 माइनस करना है और सेकंड टाइम हमें 3 माइनस करना है। तो इसी तरीके से 48 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 41, और 41 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 41 में से हम 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 38। सो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए 38। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। सो क्वेश्चन नंबर 68 में हम देखते हैं, सो हम यहाँ पर अगर 3 में 4 मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस करते हैं 1 तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 13, ठीक है। तो इसी तरीके से 13 में हम क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई करें और प्लस करें 1 तो हमारे पास क्या आएगा, तो ये आएगा 53। इसी तरीके से 54 में हम 4 से मल्टीप्लाई करें 53 को 4 से और 1 ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 54 मल्टीप्लाई 4 इज 2, 1 2 प्लस 1 यानी कि 2
13 213 आएगा। और इसी तरीके से 213 में हम क्या करें, 213 में अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, ठीक है, और ऐड करें 1, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो 213 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 852, 852 प्लस 1 इज 853। तो राइट आंसर हो जाएगा 853। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 69। सो क्वेश्चन नंबर 69 में क्या गिवन है, तो यहाँ पर एक अगेन एक जो है मिसिंग नंबर हमें फाइंड करना है। तो अगर हम 6 में 4 जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 10, 10 में 6 जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 16, और 16 में 10 जोड़ते तो हमारे पास क्या आएगा 26, ठीक है। और 16 में 26 अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या होगा 40। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें एक मिरर प्रॉब्लम दी हुई है। सो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास जो है इस तरह की कंडीशन दी हुई है। देन इसको हमें क्या करना है, फोल्ड कर देना है, ठीक है। अगर इसको फोल्ड करेंगे देन फोल्ड करने के बाद फिर से इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, यानी कि लास्ट में हमें जो है इस तरीके की शेप हमें मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर दो यहाँ पर बनाए हैं ट्रायंगल, तो देन अगर हम इसको ओपन करेंगे इसी सीक्वेंस में जैसे हमने इसको फोल्ड किया है तो हमारे पास कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको इस तरीके से जो है अनफोल्ड करना है। तो यहाँ पर अगर हम अनफोल्ड करेंगे इस वाले पोर्शन को तो यहाँ पर एज इट इज जो है ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऊपर की तरफ अगर इसको ऊपर की तरफ ओपन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो पास वाली जो ट्रायंगल है वो पास की तरफ, ठीक है, और दूर वाली दूर की तरफ यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से 4 ट्रायंगल नीचे और 4 ट्रायंगल ऊपर की तरफ हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो ऑप्शन सी यहाँ पर जो है, वैसे तो ये इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो हम ऑप्शन सी के साथ ही जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। सो क्वेश्चन नंबर 71 हमारे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, आइए देखते हैं। सो ए और बी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ए और बी जो है मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं। ए व बी ने 20 दिन कार्य किया, तब बी कार्य छोड़कर चला गया और शेष कार्य को ए ने 10 दिन में खत्म कर दिया। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं ए और बी जो है मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हम 24 दिन में ये 24 कार्य करते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्य हम वही लेते हैं जो दोनों का जो है दोनों का क्या हो एलसीएम हो, ठीक है। सो हमने ले लिया 24। अब 24 कार्य है, ए और बी जो है 24 दिन में 24 कार्य कर सकते हैं। तो ए और बी एक दिन में कितना कार्य करेंगे, एक कार्य करेंगे, क्योंकि 24 दिन में 24 कर रहे हैं तो एक दिन में एक कार्य करेंगे। अब 20 दिन इन्होंने साथ मिलकर काम किया, तो 20 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया, एक दिन में एक काम किया, 20 दिन में 20 काम कर दिए ए और बी ने मिलकर, ठीक है। काम कितने थे, टोटल 24 थे, 20 काम हो चुके हैं, ठीक है। तो अब काम कितने करने हैं, 24 में से 20 काम हो चुके हैं, यानी कि 4 काम अब करने हैं। 4 कार्य है, तो 4 कार्य को 10 दिन में जो है ए कर रहा है, यानी कि ए की क्षमता की बात करें तो वो 10 दिन में कर रहा है 4 कार्य, ठीक है, और एक दिन में वो करेगा 4/10, यानी कि ये उसकी एफिशिएंसी आ गई, यानी कि एक दिन में करेगा वो 2/5 कार्य। प्रतिदिन कितने कार्य कर रहा है, 2/5 कार्य, ठीक है। अब प्रतिदिन वो 2/5 कार्य कर रहा है, लेकिन दोनों मिलकर कितने कार्य कर रहे थे, एक कार्य, ठीक है, यानी कि ए और बी मिलकर तो एक कार्य कर रहे थे हर दिन। अब ए जो अकेला है वो 2/5 कार्य कर रहा है, तो बी कितना कर रहा होगा, 1 - 2/5, बाकी बचा हुआ, यानी कि 3/5 जो कार्य है वो बी कर रहा होगा डेली, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3/5, ठीक है। अब बी की एफिशिएंसी अगर हम 3/5 हमारे पास है तो टोटल कार्य कितना है, 24। तो यहाँ पर पूछा है कि बी अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, तो टोटल कार्य कितना है, 24, ठीक है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3/5, और समय लेगा वो मान लिया टी, ठीक है। तो हमें बताना है कितने दिन में वो काम पूरा करेगा। तो हमें बस सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है, 24:5 डिवाइड बाय 3, तो 3 8 24, तो 8 5 40, यानी कि बी अकेला उस काम को 40 दिन में कर सकता है। सो ऑप्शन बी इज राइट।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। यदि दो अंकों की एक संख्या में उसके अंक को उलटने से बनी संख्या को जोड़ा जाए तो योग निम्न में से पूर्णतः विभाजित होगा। तो योग जो है वो किससे विभाजित होगा? तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। यदि दो अंकों की एक संख्या में उसके अंक को उलटने से बनी संख्या को जोड़ा जाए तो निम्न योग में से किस एक से पूर्णतः विभाज्य होगी? तो हम लेट कर लेते हैं कोई भी नंबर, दो अंकों की नंबर, लेट अस सपोज कि हमने 12 को चूज किया, ठीक है। अब उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या क्या होगी? 21 होगी, ठीक है। दोनों को जोड़ा, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? 3 and 3 33। तो ये किससे पूर्णतः विभाजित हो रही है? तो ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, ठीक है। अगेन एक नंबर और देख लेते हैं, जैसे हमने लिया 14 को हमने रिवर्स किया तो 41 हो गया, और इनको हम ऐड करेंगे तो ये होगा हमारे पास 55। तो 55 अगेन किससे डिवाइड हो रहा है? 11 से, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये पूर्णतः विभाजित होगी किससे? 11 से, ठीक है। अगेन इसको एक मेथड से कर सकते हैं। तो लेट किया, जो हमारी दो अंकों की संख्या है, दिस इज 10x + y, इसको अंक बदलने पर क्या होगा? 10y + x हो जाएगा, ठीक है। ऐड करेंगे तो क्या होगा? 10x + x इज 11x + 11y, ठीक है। और 11 कॉमन लेंगे इंटू x + y, यानी कि 11 का मल्टीप्लाई, तो नंबर जो है 11 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। सो क्वेश्चन नंबर 73 में यदि एक मशीन का अंकित मूल्य 18,000 रुपए है, इसको 20% की छूट पर बेचने पर 4% की हानि होती है, तो मशीन का क्रय मूल्य बताएं, ठीक है। तो मशीन का विक्रय मूल्य अगर हम बात करें, सेलिंग प्राइस की बात करें, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? जो अंकित मूल्य है दैट इज 18,000, और इस पे 20% की छूट यहाँ पर मिल रही है, यानी कि कितने में बिकी वो? 20% की छूट के बाद 80 जो है 80% उसकी कीमत रहेगी, यानी कि 80% क्या होगा? 18,000 का। तो यहाँ से हम कट कर लेते हैं, तो ये होगा 18 8 जा 144, तो 14,400, यानी कि वो सेलिंग प्राइस उसका कितना हुआ? 14,400, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया 14,400, ठीक है। अब अगर हम बात करें उसको 20% की छूट पर बेचने पर 4% की हानि होती है, ठीक है। तो मशीन का क्रय मूल्य बताइए। तो अगर 4% की हानि होती है, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो भी हमारा होगा उस पर 4% की हानि होगी, ठीक है। और गिवन हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस हमने बेची कितने में है? 14,400 में, ठीक है। अब 4% की हानि हुई, यानी कि कॉस्ट प्राइस का ये 14,400 कितने प्रतिशत है? तो 96% है, ठीक है। तो अब हम सिंपली इसको सोल्व करेंगे, क्या होगा ये? 14,400 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 96। तो हमारा सीपी क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 14,400 मल्टीप्लाई 100 बाई 96, ठीक है। तो किसके टेबल में जाएगा ये? 16 के, 16 6 जा 96, ठीक है। और 16 9 जा 144, ठीक है। तो ये होगा 900। अगेन इसको हम कट करेंगे, 6 1 जा 6, और यहाँ से अगर हम कट करें 6 कम 6 15 छिके 90, तो 150 गुणा 100, तो ये हो गया 15,000, ठीक है। तो 15,000 उसका कॉस्ट प्राइस था, और 4% की हानि होने पर, ठीक है, और ये कितने में इसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 14,400। तो हमें क्रय मूल्य बताना है, तो ये होगा हमारा 15,000। ऑप्शन डी इज राइट। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। सो क्वेश्चन नंबर 74 में दूध व पानी में के 80 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:1 है। यदि मिश्रण का अनुपात 2:3 करना है तो कितना और पानी मिलाना होगा? यानी कि हमें पानी ही मिलाना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें मिल्क प्लस वाटर, तो मिल्क प्लस वाटर टोटल क्वांटिटी कितनी है? मिल्क प्लस वाटर टोटल क्वांटिटी है 80 लीटर, ठीक है। और दूध व पानी का अनुपात कितना है? मिल्क इज टू वाटर का रेशियो कितना है? 3:1। 3:1 में मतलब क्या है कि 80 लीटर में 3 भाग जो है वो दूध है और 1 भाग जो है पानी है, यानी कि 20 लीटर जो है यहाँ पर पानी है और 60 लीटर जो है यहाँ पर दूध है। ओके, अब हमें क्या करना है? मिश्रण का अनुपात 2:3 करना है, यानी कि हमें 2:3 करना है। पहले 60 और कितना है? 20,
ठीक है। अब 2:3 करना है और पानी ही हमें मिलाना है, यानी कि दूध तो अब भी क्या होगा 60 लीटर ही होगा, ठीक है। तो हमें बताना है कि पानी कितना मिलाया जाए। तो 2 बराबर 60 है, तो 2 बराबर 60 है, तो 1 बराबर क्या होगा 30 और 3 बराबर क्या होगा 90, ठीक है। यानी कि हमें पानी कितना मिलाना होगा, 20 ऑलरेडी है, 90 हमें करना है, तो यानी कि 70 लीटर पानी और हमें मिलाना होगा। सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 70 लीटर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। सो क्वेश्चन नंबर 75 में क्या गिवन है, एक ट्रेन एक टेलीफोन के खंबे को 8 सेकंड और एक 200 मीटर लंबे पुल को 24 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। तो जब ट्रेन टेलीफोन के खंबे को 8 सेकंड में पार करती है, यानी कि वो खुद की ही लेंथ को, खुद की लंबाई को क्रॉस करने में कितना टाइम लेती है, 8 सेकंड, ठीक है। और 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना लेती है, 24 सेकंड, जिसमें वो 200 मीटर पुल को भी पार करती है और खुद की लंबाई को भी पार करती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें खंबे को कितने सेकंड में पार करती है, 8 सेकंड में, ठीक है। और 200 मीटर लंबे पुल को 24 सेकंड में, यानी कि ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार करने में कितना टाइम लेती है, 8 सेकंड, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई अगर हम बात करें, स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, उसकी खुद की लंबाई है, अपॉन टाइम कितना है, 8 सेकंड, बराबर क्या होगा एस, यानी कि एल बराबर कितना हो गया 8s, यानी कि उसकी लंबाई कितनी होगी 8s के बराबर। ओके, अब अगर वो 200 मीटर लंबे पुल को 24 सेकंड में पार करती है, तो साथ ही वो खुद की लंबाई भी पार कर रही है और साथ ही 200 मीटर पुल, ठीक है। और ये कितने सेकंड में पार कर रही है, 24 सेकंड में। तो ये होगी टोटल उसने डिस्टेंस कवर की है, डिवाइड बाय टाइम कितना है 24 सेकंड, और जो उसकी स्पीड है वो सेम ही रह रही है, ठीक है, यानी कि s। तो यहाँ पर क्या होगा l + 200 बराबर हो जाएगा 24s, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। अब अगर हम l की वैल्यू यहाँ से 8s पुट कर दें, तो 8s + 200, तो 8s + 200 बराबर क्या हो जाएगा 24s, ठीक है, 24s। तो 24s में से 8s को माइनस करेंगे, यानी कि क्या होगा हमारे पास 16s बराबर क्या होगा 200। तो s की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो s की वैल्यू कितनी हो गई 200/16, तो s कितना हो गया 200/16, ठीक है। अगर s 200/16 हो गया तो हमें फाइंड क्या करना है, ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितनी थी 8 × s, ठीक है। 8s जो है ट्रेन की लंबाई थी, क्योंकि हमने देखा था जो ट्रेन है उसकी लंबाई l है और वो 8 सेकंड में जो है वो पार कर रही है, तो लेंथ क्या हो गई थी 8 × s। तो 8 × s की वैल्यू कितनी है 200/16, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम फाइंड करें, ठीक है, तो 8 दूनी 16, 2 से 100, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 100 मीटर, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी है 100 मीटर है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो समानांतर चतुर्भुजों के सामने की भुजाओं का अनुपात 1:k है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो समानांतर चतुर्भुज कौन सी होती है, समानांतर चतुर्भुज होती है कुछ इस तरीके की चतुर्भुज, ठीक है। लेट अस सपोज ये हमारी ABCD है, ABCD, और ये हमारी क्या है PQRS है। तो अगर इनकी भुजाओं का, सामने की भुजाओं का अनुपात 1:k है, 1:k का मतलब क्या है, अगर ये भुजा 1 है तो ये k है, ठीक है। और अगर ये 2 है तो ये 2k है, यानी कि इनका अनुपात क्या होगा हर बार 1:k होगा, ठीक है। और अगर इसकी हाइट मान ली हमने x है, तो इसकी हाइट कितनी होगी kx होगी, यानी कि हर तरीके से जो इनका अनुपात होगा वो 1:k होगा, ठीक है। ओके, तो अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है इनका B × H, ठीक है। तो एरिया क्या होता है इनका B × H, ओके, ठीक है। तो अगर हम ऊपर की तरफ से देखें एरिया, तो एरिया 1 क्या होगा, दिस इज बेस, ठीक है, दिस इज बेस, यहाँ पे भी 2 होगा, तो बेस इज 2 × H इज x, ठीक है, डिवाइड बाय सेकंड एरिया, क्योंकि एरिया का अनुपात हमें फाइंड करना है। तो इस ट्रायंगल का एरिया हो गया 2 × x, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 2k × kx, 2k × kx, ठीक है। तो यहाँ से x से x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे क्या बचेगा k²। तो इनके एरिया का अनुपात क्या होगा 1:k², ऑप्शन बी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77।
सो क्वेश्चन नंबर 77 में क्या गिवन है, पूर्णिमा एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचना चाहती है, वह इसे 10% कम पर खरीदती है और 30 रुपए कम में बेचती है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं हम 100 रुपए में जो है उसने घड़ी का कॉस्ट प्राइस है, यानी कि घड़ी उसने 100 रुपए में खरीदी है। अब अगर उसे 20% लाभ पर बेचना है, तो 20% लाभ पर बेचना है, यानी कि वो कितने में बेचेगी, 120 में बेचेगी। ठीक है, वह इसे 10% कम पर खरीदती है, यानी कि 10% कम पर अगर वो खरीदे, ठीक है, यानी कि वो पहले 100 में खरीद रही थी, बट अगर 10% कम पर वो खरीदे, यानी कि वो 10% कम पर खरीदती है, तो यानी कि वो 90 रुपए में खरीद देगी। ठीक है, और वह उसे फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, 90 का 20%, यानी कि उसको 108 रुपए में उसको बेचना होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो पहले वो बेच रही थी 120 में, और अब अगर 10% कम पर खरीदती है और 20% लाभ उसको होता है, तो यानी कि वो 108 में उस चीज को बेचेगी। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 12 का है। तो ये बोल रहे हैं कि वो 30 रुपए कम में बेचती है, यानी कि 12 बराबर क्या हो गया, 30। ठीक है, 12 बराबर 30 हो गया। ठीक है, तो हमें बताना है बेसिकली 12 बराबर क्या हो गया हमारा, 30। ठीक है, तो 1 बराबर क्या होगा, 30/12, और कॉस्ट प्राइस स्टार्टिंग में कितना, 100, तो 100 बराबर क्या होगा, 30/12 गुना 100। अगर हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 से 2 से 6 पे, 2 से यहाँ पर 2 से 15 पे, ठीक है, 3 से 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और 100 से ये हो जाएगा 2 से 50 पे, तो 50 गुना 5 यानी कि 250। सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 250, ऑप्शन डी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। यदि 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 93 है, तो 8 क्रमागत संख्या मतलब लेट अस सपोज कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये 8 सम क्रमागत संख्या है, सम यानी कि 2 2 का गैप करके। ठीक है, तो इन सम संख्याओं का औसत कितना है, 93। तो इनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो औसत क्या होता है, औसत होता है जो बीच की हमारी संख्या हो, यानी कि 3 नंबर यहाँ पर छोड़ दिए, 3 नंबर यहाँ पर छोड़ दिए, तो ये बीच की 2 संख्या, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं 93 जो है लाई करेगा, यानी कि 93 लाई करेगा। तो इससे पहले क्या होगा, 92 होगा, और इससे पहले 94 होगा, तभी तो इनका एवरेज 93 आएगा। ठीक है, अब ये दो क्रमागत संख्या है और सम संख्या है, यानी कि डिफरेंस कितना का होगा, 90 का होगा। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये वाली, ये 90 हो गया, ये 88 हो गया, ये क्या होगा, 86। ठीक है, तो सबसे छोटी जो सम क्रमागत संख्या है वो यहाँ पर होगी 86, और बड़ी अगर हमें बतानी थी तो 94 है, यहाँ पर 96, यहाँ पर 98, यहाँ पर 100, तो बड़ी होती 100। ओके, सो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। सो क्वेश्चन नंबर 79 थोड़ा सा ट्राई करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बेसिकली मैं बता देती हूँ, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। यदि एक कंप्यूटर की कीमत 20% घट जाए और दोबारा इसे 20% घटा दिया जाए, तो कीमत में कुल कितने प्रतिशत कमी हुई। ठीक है, तो कुल जो प्रतिशत में कमी आएगी वो हमारे पास आएगी जो पहले कमी हुई है। ठीक है, इसको मान लेते हैं डिक्रीमेंट, तो D1, जो नेक्स्ट डिक्रीमेंट हुआ है D2 प्लस D1 इंटू D2 डिवाइड बाई 100। ठीक है, और D1 क्या होगा, अगर कमी हुई है तो माइनस में हम इसको लिखेंगे, और अगर इंक्रीमेंट हुआ है तो हम इसको प्लस में लिखेंगे। तो पहले कितना हुआ है, 20, यानी कि -20 होगा। अगेन क्या है, -20, फिर से घटा है, प्लस -20 इंटू -20 डिवाइड बाई क्या होगा, 100। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -40। ठीक है, तो -40 प्लस -20 इंटू -20 इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कट करेंगे तो -40 प्लस 4, तो -40 प्लस 4 इज -36, यानी कि 36% की इसमें कमी टोटल हो गई है। सो ऑप्शन डी इज राइट। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, जो कि हमारे हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। आइए देखते हैं। सो च व्यंजन का उच्चारण होता है, तो च व्यंजन का उच्चारण होता है तालु से, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा द्रव स्त्रीलिंग में है। सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रस, रस एक स्त्रीलिंग है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ के विचार से संख्या कितने प्रकार की होती है। तो अर्थ के विचार से
जो संज्ञा है वो 5 प्रकार की होती है। ऑप्शन बी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आलस्य शब्द का विशेषण है आलसी। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो लिंग की दृष्टि से दही पुल्लिंग है, वह दही खा रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दही यहां पर क्या है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदिग्ध वर्तमान काल है, तो संदिग्ध वर्तमान काल है सीता खेल रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयदशमी संज्ञा में कौन सा भेद है? तो विजयदशमी संज्ञा में जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो निरर्थक का सही संधि विच्छेद है नी प्लस अर्थक। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथों हाथ कौन सा समास है? तो हाथों हाथ समास है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रिका में लगे सही प्रत्यय का चयन कीजिए। तो पत्रिका में इक्का प्रत्यय जो है वो लगा हुआ है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राधा आस्क्ड मोहन हाउ कुड ही किल द टाइगर विदाउट वेपन। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर कुड ही नहीं आएगा, ही कुड आएगा, हाउ ही कुड। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस होता तो कुड ही आता, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता तो कुड ही आता, बट यहाँ पर क्या आएगा? ही कुड, हाउ ही कुड किल द टाइगर विदाउट वेपन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। So question number 92 is India is the most vibrant democracy of the world. So यहाँ पर the most का यूज किया हुआ है, तो हमें ऐड करना होगा India is one of जो है दा से पहले हमें यूज करना होगा। India is one of the most vibrant democracy of the world. So एरर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो यहाँ पर बेस्ट अल्टरनेटिव हमें चूज करना है, तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यहाँ पर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड क्लैमिटी। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कि अचानक से चौंका देना। ठीक है, और अनएक्सपेक्टेड क्लैमिटी का भी मतलब होता है कि आकस्मिक दुर्घटना हो जाए या अप्रत्याशित कोई आपदा आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फ्लो विद द टाइड। टू फ्लो विद द टाइड। ठीक है, सो यहाँ पर सही आंसर जो है इसका हो जाएगा टू डू एज अदर्स डू। ठीक है, तो जैसा दूसरे कर रहे हैं वैसा ही करना, टाइड के साथ फ्लो होना। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें अपोजिट वर्ड सिलेक्ट करने हैं। सो हमारा क्वेश्चन है अमेचर। तो अमेचर का मतलब यहाँ पर होता है अव्यवसायी या अनुभवहीन व्यवसायी। तो इसका अपोजिट हो जाएगा प्रोफेशनल, जो कि पेशेवर या जो अनुभव वाला जो व्यवसाय होता है, यानी कि पेशेवर होता है। सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हमें सिमिलर वर्ड यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो साइकोफेंट होता है चापलूस, ठीक है, चुगलखोर, और लिक स्पिटल होता है थूक कर चाटने वाला, यानी कि चापलूसी करने वाला। ऑप्शन डी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हमें अंडरलाइन वर्ड को इंप्रूव करना है। सो क्वेश्चन नंबर 97 है, द पर्सन हुम वी थॉट वॉज गिल्टी प्रूव्ड टू बी इनोसेंट। तो पर्सन हु वी थॉट वॉज गिल्टी, सो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द मैन एंड वीमेन अवॉइडेड ईच अदर। तो यहाँ पर होगा नो इम्प्रूवमेंट, तो ये बिल्कुल सही है, द मैन एंड वीमेन अवॉइडेड ईच अदर। नेक्स्ट है, सिस्टम फॉर कैचिंग क्रिमिनल। तो सिस्टम फॉर कैचिंग क्रिमिनल इज कॉल्ड ड्रैगनेट, महाजाल, यानी कि अपराधियों को पकड़ने के लिए महाजाल बिछाया जाता है। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है, एनी ऑफ द क्रॉस बार ऑफ ए लैडर। तो एनी ऑफ द क्रॉस बार ऑफ ए लैडर इज रंग। ऑप्शन बी इज राइट। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में कल। टिल देन बाय।